अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, इस हफ़्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ़्ते बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो कि इस वक्त हुई हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें, चूँकि कल भी हमने बात की थी कि जो अहम डेवलपमेंट है उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि इस वक्त USA की जानिब से चाइना का एक दौरा, सदर ट्रंप ने चाइना का दौरा किया, काफ़ी ज़ेर बहस रहा, पूरा हफ्ता इसके ऊपर डिबेट होती रही और उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो हो रही हैं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ख़त्ते के अंदर जो नई हैपनिंग्स हो रही हैं, नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो भी हो रही हैं, जिसमें हमने सऊदी अरब और ईरान के हवाले से भी एक जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी होने जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अहम डेवलपमेंट जो कि UAE जो है वो अब इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर रहा है। और इसी तनाजुर में हमने ये भी देखा कि आज जो है वो भारतीय आर्मी चीफ का एक इश्तियाल अंगेज़ बयान जो है वो आया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया है और मुस्तरद किया गया है। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की जो धमकी है वो जहनी तनाव का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं, जहनी दिवालिया पर नज़र आ रहा है। और इस पर कोई शक भी नहीं है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अपनी जहनी कैफियत से ऐसा गुजर रहे हैं और जिस तरह से अपना बयानिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया के सामने बता रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और ये भी उसी का एक शख्साना है जो कि हमें आज नज़र आया कि एक मुल्क का एक आर्मी चीफ़ है और जो इस तरह के बयान दे रहा है, इसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सदर ट्रंप की जानिब से भी, चूँकि इंतहाई अहम ये दौरा था, उसके ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा था बड़ा खुश आइंदा है और हो सकता है कि ईरान के हवाले से काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो हो जाए और मामलात जो है वो कुछ अब मज़ीद बेहतरी की जानिब आए। सो अभी एक आर्जी सीज़ फायर तो चल रहा है, लेकिन अब जो है वो ईरान के हवाले से अब कहा यह जाता है कि तूफ़ान से पहले की जो खामोशी है वो अब नज़र आ रही है। सो ट्रंप की जो है वो नाम लिए बगैर ईरान को धमकी, और इस हवाले से अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये तस्वीर थी जिसके ऊपर बहुत से तजिए तबसरे जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तस्वीर बज़ाहिर मसनूई ज़हानत से तैयार करदा जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो विजुअल्स हमें नज़र आए, जिसमें सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब जो है वो उंगली उठाए हुए दिखाया गया। फिर अमरीकी सदर के गिर्द जो है वो एक समुद्री तूफ़ान जो है वो उसमें जंगी जहाज़ मौजूद हैं और उसमें जो है वो कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इसके ऊपर भी आज तजिया लेंगे और जानेंगे कि ये क्या मामला है। साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस जो हमारा ये हफ़्ता गुजरा है इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बात होनी चाहिए थी, शायद महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त गुर्बत अफलास, क्योंकि ईद जो है वो सर के ऊपर है और इस वक्त जो कुर्बानी की बकरा मंडियाँ हैं अगर उनका रुख करें तो जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो तो पहुँच से बाहर है ही है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो पहुँच से बाहर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम डिबेट है जिसको किया जा रहा है वो ये है कि जो कि पिंकी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर सिर्फ एक ही डिस्कशन हो रही है कि पिंकी को कैसे गिरफ्तार किया, उसकी क्या चौधराहट है, वो किस तरह से काम करती थी, उसका क्या नेटवर्क था। खैर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस हवाले से भी काफ़ी डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं। सो इस तमाम तर इशू के ऊपर हमारे साथ आज जो डिस्कशन में पर्सनैलिटीज़ मौजूद है उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। ख्वाजा मतीन साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। हैदर हयात खान है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने तक कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सिद्रा असदुज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर की, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ करेंगे ख्वाजा साहब आपसे। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आलमी मंजरनामे से हम आगाज़ करते हैं और फिर जो है वो हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तरफ भी आएंगे। आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सदर ट्रंप का दौरा चीन था, सर इसको किस तरह से देखते हैं और उस दौरे के बाद जो उनकी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो दौरा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का, तो बड़ी उम्मीदें थी चीन की कि इससे कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मैं तनाज़ा जो ईरान है वो दौरा चीन से कबल कर लूँ। एक बार दौरा उन्होंने मनसूख भी किया अपना, बल्कि इल्तवा करके वो दोबारा फिर आए मई में, लेकिन जो उनकी तवक्कुआत थी वो एक भी तवक्को पूरी नहीं हुई। आपने देखा कि जिस जगह भी डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो वो कोई ना कोई शोशा भी छोड़ते हैं, शुद्धनी भी छोड़ते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो
प्रेसिडेंट शी के आगे दबे दबे से नजर आए हैं। यानी कि कद तो उनका तवील था, उनसे 6 फुट 2-3 इंच की हाइट है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट शी हैं उनकी कोई तवालत है 5 फुट 11 इंच। लेकिन वो पस्त कद होने के बावजूद भी जिस तहम्मुल और बुर्दबारी से एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने ट्रंप को डील किया, उनके औरे के सामने बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप दबे हुए थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये जितने भी उनके दूसरा दौरा इक़्तिदार देख लें, इस तरह का प्रेशर में ये जो दौरा है वो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरा है। एक तो हमने देखा कि जो उनके वफद के साथ जो लोग आए थे अमेरिका से, वो भी चीनी जो उनका एटमॉस्फेयर था उनको देखकर बड़ा इम्प्रेस हुए, और वो नज़र आ रहा था उनकी हरकत सकनात सोशल मीडिया के दौर में छुपी नहीं रह सकी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए उससे। और जो सबसे बड़ी बात है, मुश्तरका जो अलामिया जो ख्वाहिश थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो नहीं आ सका, और एक अमेरिका ने, वाइट हाउस ने उसका एक प्रेस रिलीज़ जारी की, एक चीनी वजारत ख़ारजा की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो ईरान का जो जौहरी हक है उसके ख़िलाफ़ कोई चीन से कोई बयान ले लें, कोई गारंटी ले लें, तो वो भी गारंटी नहीं मिल सकी और कोई भी उसमें कामयाबी नहीं नज़र आई मुझे। बल्कि दौरे से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे लगता है जैसे बड़े प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि अभी सितंबर के वस्त में अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसको एक कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। तो ये दौरा जो है वो उनकी, मेरे ख़्याल में जितनी भी मैंने इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ा है, मुबस्सरीन की गुफ्तगू सुनी भी है, पढ़ी भी है, उसमें से ये दौरे में नाकामी के अलावा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। इसी वजह से आपने देखा जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक एआई से बनी एक तस्वीर पोस्ट की है, वो उनके जहनी हिजान की तस्वीर कशी कर रही है पूरी तरह। ऐसी सूरत आपने हुरमज़ में नहीं है जो उन्होंने तस्वीर लगाई है, लेकिन जो उनके जहन में जो खलजान है उसकी निशानदही ज़रूर कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कामयाबियां समेटना चाहते थे वो समेट सके हैं, बल्कि बुरी तरह नाकाम हो गया है दौरा चीन डोनाल्ड ट्रंप ठीक है खाजा साहब, पॉइंट आपका आ गया है कि आपका ये कहना है कि सदर ट्रंप जो है वो मुबस्सरीन से पहले या तजियाकारों से पहले ही जो है वो अपनी राय जो है वो बता देते हैं, और वही उन्होंने किया कि दौरे के फ़ौरन बाद एक तस्वीर शेयर कर देना और अपनी कैफियत को ज़ाहिर कर देना। हैदर आपकी तरफ में आऊँगी। हैदर, क्या कहेंगे, एक तो इस तस्वीर को आप किस पैराए में देखते हैं और क्या एनालाइज कर रहे हैं उस तस्वीर के ऊपर, और क्या आप एग्री करेंगे खाजा साहब की बात से कि डेफिनेटली एक हिजान का शिकार थे और ये दौरा आपके ख्याल में भी नाकाम तरीन दौरों में शुमार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये दौरा बहुत ज़्यादा नाकाम हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे से जो कुछ अचीव करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल ग्लोबली अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ग्लोबल टेंशंस जो हैं उनमें मुझे थोड़ी कमी होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड का मामला है उसमें मुझे लग रहा है कि आगे चलकर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। अब ताइवान के मामले पर देखें, जो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ हमें अमेरिका की जानिब से दिखाई दे रहा था इस दौरे के बाद, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा धीमा अंदाज अपनाए हुए हैं। तो दोनों अतराफ में कुछ गेन्स भी हैं और डेफिनेटली कुछ जगहों पर हम लोगों ने ये गौर किया, देखा भी कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत जिस तरह की है और वो जिस तरह ग्लोबली दीगर लीडर्स से मिलते हैं तो उस वक्त उनका जो अंदाज होता है, तो प्रेसिडेंट शी ने उनको वो मौका नहीं दिया कि वो ऐसी कोई ओछी हरकत उनके साथ करें। उनको रिसीव करने वो उनकी गाड़ी तक नहीं गए, उनको गाड़ी से जो है वो निकलकर पैदल उनकी तरफ आना पड़ा। उसके बाद शेक हैंड के दौरान भी हमने अक्सर नोट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी की तरह थोड़ी बहुत हरकतें ऐसी करते हैं जो ग्लोबली जो है इस तरह के प्रोटोकॉल्स के अंदर मुनासिब नहीं समझी जाती। लेकिन प्रेसिडेंट सी ने उनको उस चीज का भी मौका नहीं दिया। तो बहुत कुछ ऐसा था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने अपना अपर हैंड रखा। और बहरहाल इस दौरे से कबल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब सहाफियों से गुफ्तगू की और इस दौरे में उन्होंने प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात को 2 सुपर पावर्स की मुलाकात कहा, तो उस स्टेटस को तो ट्रंप ने इस दौरे से पहले तस्लीम कर लिया था। और फिर तस्लीम करने के बाद वो जो झलक थी उनके ज़हन में वो हमें उनकी हरकतों में दिखाई दी। मैं नहीं समझता कि ये बहुत नाकाम दौरा है।
इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि कुछ चीजें पॉजिटिव एंड पर बढ़ेंगी। जो टेंशन्स ग्लोबली चल रही हैं उनमें मुझे लगता है कि इस दौरे के दौरान जो गुफ्तगू हुई होगी उससे थोड़ी बेहतरी की उम्मीद है। हाँ, अमेरिका अपनी इकोनॉमी के लिए, आपको पता है कि किन किन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अपने इस वफद में साथ लेकर गए थे, वो लोग शायद बहुत कुछ गेन नहीं कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन फार्मर्स के लिए सोयाबीन के हवाले से जो उन्होंने चाइना में गुफ्तगू की है उस पर अब इत्तलात हैं कि उसके ऊपर चाइना थोड़ा सा गौर कर रहा है। फिर बोइंग तैयारों के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और अदरवाइज जो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी उसके हवाले से भी अब जो है वो अमेरिका को लेकर कोई अच्छी खबरें आने की उम्मीद है, या अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना उसमें कोई पॉजिटिव एंड पर अमेरिका की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस दौरे को मैं इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो सब कुछ अचीव नहीं कर सके, लेकिन मैं बहरहाल इसको एक बड़ा अहम दौरा समझता हूँ। ये विजिट ऑफ द सेंचुरी है और जब दो इस स्टेचर के ममालिक मिलते हैं तो बहुत कुछ दोनों ममालिक के लोग गेन करते हैं। एंड आई बिलीव कि ये सब कुछ इस दौरे में हुआ है। जहां तक बात आपने जिस तस्वीर का हवाला दिया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और समझ नहीं सकता। उनके जहन में पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब शरारतें हर वक्त चल रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक और शरारत और एक और चुरली है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इससे हटकर इसको कोई बहुत ज्यादा संजीदा लेने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर हैदर कोई भी उनका ट्रुथ सोशल के ऊपर कोई ट्वीट आती है या कोई भी चीज़, तो हम उसको ज़्यादा सीरियस ना लें? नहीं, उनकी हर चीज को इतना नॉन सीरियसली ना लें, लेकिन बहरहाल उनकी हर चीज को सीरियस भी ना लें। ठीक है हैदर, आपका ये कहना है कि अगर हम इसको ये कहें कि ईरान के मामले को निकाल के, क्योंकि ईरान के हवाले से कोई स्टेटमेंट्स हमें उस तरह की मिली नहीं है या नज़र नहीं आई, सो वो तो हम इसी तरह से जानेंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि जो यूएसए की हद तक है वहाँ तक अगर हम इसको रखें तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी था। मैं फैसला थोड़ा सा ऐड करूंगा। ईरान के हवाले से भी हमने चाइनीज प्रेस रिलीज में कोई स्टेटमेंट नहीं देखी, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो बातें की चाइना ने उसको रिबट भी नहीं किया। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे ट्रंप ने कहा कि हमने और चाइना ने इस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसको मिलिटराइज नहीं होना चाहिए। इट मींस के चाइना ने अमेरिका को इस चीज पर मजबूर किया कि आपको अपना ब्लॉकेट भी खत्म करना होगा। सेकेंडली उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान को टोल नहीं चार्ज करना चाहिए, या एग्जैक्टली उन्होंने ईरान का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन कहा गया कि इस चीज के ऊपर भी इत्तेफाक हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर टोल नहीं चार्ज होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव चीजें। एज ऑफ नाउ चाइना ने इनको रिबट नहीं किया, तो इसलिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीजें डिस्कस हुई होंगी, और चूंकि रिबटल नहीं आया तो शायद चाइनीज मौकफ भी यही रहा होगा। और बहरहाल चाइना ईरान के 90% तेल का खरीदार है, चाइना को इफेक्ट हो रहा है इस चीज से, तो चाइना की बिल्कुल कोशिश होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एज अर्ली एज पॉसिबल खुले। तो ईरान के हवाले से भी मुझे इस दौरे में कोई बहुत नेगेटिव नहीं, मुझे लगता है कि पॉजिटिव एंड पर कोई एक दो कदम आगे बढ़ी होंगी चीजें। ठीक है, पॉजिटिव एंड पे कोई एक दो कदम आगे बढ़ी होंगी। सिद्रा, आपकी तरफ मैं आऊँगी और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से अभी हैदर ने कहा कि कुछ पॉजिटिव एंड पे एक दो चीज़ें आगे बढ़ी होंगी, लेकिन अगर हम चाइना की सूरत हाल देखें तो जब सदर ट्रंप चाइना में मौजूद थे तो तभी आबना हॉर्मुज़ को जो है वो चाइना के लिए खोल दिया गया था, आमदोरफ्त के लिए। सो ये तो उस वक्त एक पॉजिटिव साइन जो है वो नज़र आ गया था, और अभी तक स्टिल चाइना के लिए जो है उन्होंने खोल दिया, बाकी ममालिक के लिए नहीं। सो क्या कहेंगी कि ये खोल देना ये कैसा इनिशिएटिव था? और अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ, फिर क्योंकि यूएसए और चाइना का विजिट था तो मुश्तरका एलामिया सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, अलग अलग एलामिया और अलग अलग पॉइंट्स उसमें जो है वो शेयर किए गए हैं, उसको आप बेहतर अंदाज में हमें बताएंगी। सो दूसरा ये कि एक 9 साल बाद मुलाकात, फिर इस तरह का जो मुलाकात है उसको कैसे देख रही हैं, और स्पेशली हम ये क्या इसको इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या देखेंगे, और इसमें मोहसिन नकवी का जो दौरा है तेहरान का उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा कि अचानक से उनका दौरा, फिर 2 दिन की मौजूदगी, फिर उसको कैसे देख रही हैं। और ये कहा जा रहा है, कंसीडर ये किया जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जानिब से भी एक आखिरी कोशिश होगी। सो क्या कहेंगी? बहुत सारे सवाल कर लिया आपने फायजा मुझसे, और सबको मैं बारी बारी जो है आंसर करूंगी। आपने जिस तरीके से बात की इस दौरे के हवाले से, तो इस दौरे में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो चीज थी कि वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका जो है वो सस्ते दामों ऑफर कर रहा है चाइना को। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो चाइना और ईरान की ऑलरेडी एक बॉन्डिंग और एक नेक्सस हम शुरू से देखते आए हैं, क्या वो उसी तरीके से रहेगा, या सिर्फ और सिर्फ एक पड़ोसी होने का जो है वो हक, या एक पड़ोसी होने की जो है वो हम देखेंगे कि बात से वहां तक आके ठहर जाएगी।
मैं हैदर की बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगी। मैं आई विल गो विद द पॉइंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के जहां पे ये बात हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जल्द से जल्द खोला जाए और उसके ऊपर टॉल ना लिया जाए। ऑन द अदर हैंड जब हम सोयाबीन्स की बात करते हैं या हम ट्रेड एनहांसमेंट की बात करते हैं, तो जिस तरीके से अभी अमेरिका और चाइना का एक ये नेक्सस सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सामने आएंगी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पे जिस तरीके से हैदर ने कहा कि स्टेटमेंट्स आए हैं लेकिन रिबटल नहीं आया। सेकेंडली कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मीट एंड ग्रीट किया है, अब ये देखिए कि वाइल मीटिंग विद मिस्टर शी, वो एक अपर हैंड जो है वो मिस्टर शी का ही रहा है कि जहां पे अगर वहां पे मुसाफिया करने की बात है तो वहां पे भी मिस्टर शी जो है वो जरा सामने आ रहे। सेकेंडली कि जिस तरह की चबले मारने की बात हुई है हैदर की तरफ से, मैं उसको भी इंडोर्स करूंगी कि यूजुअली हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो पर्सनालिटी के वो घर बुला के मेहमानों को भी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और जहां जाते हैं वहां से आने के बाद जो है वो उसी मुल्क के उसी स्टेट के ना सिर्फ लोगों को इंसल्ट करते हैं। जैसे वो यूएई गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो वहां एक बैड नेमिंग और बैकलैशिंग शुरू कर दी थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस सफर पे जा रहे थे तो आखिरी सवाल और आखिरी लफ्ज जो उनके मुंह पे था वो पाकिस्तान के हवाले से था और डोनाल्ड ट्रंप जब इस सफर को मुकम्मल करके बैठ रहे थे अपने जहाज में तब भी वो पाकिस्तान की तारीफें करते हुए आ रहे थे। फिर आपने कहा कि मैं इसका नेक्सस डेवलप करूं मोहसिन नकवी के विजिट के साथ, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने देखा है कि ईरान की तरफ से सिफारिशात पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं चला जाता, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी रियासत जो है वो कोई भी कोशिश आखिरी करेगी, क्योंकि देखिए ना ये उनके इंटरेस्ट में है ना ये हमारे इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमने इस खत्ते को तबाही से बचाना है। अगर ईरान जो है उधर एक बड़ी तबाही दोबारा से आ जाती है या दोबारा से वो सिचुएशन निकल आती है, तो आप ये देखिए कि जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है अखंड भारत और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट है ग्रेटर इजराइल का, तो उसके अंदर बहुत सारी जो मैं कहूंगी कि बैकलैश है या हिकअप्स है वो पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ेंगी। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम जो है वो ईरान के लिए, ऑब्वियसली ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, हमने पिछले साल भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सुने थे, लेकिन इस वक्त ये एक पीस कायम करना पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने भी इंटरेस्ट के अंदर है। जो हम बलूचिस्तान की भी सूरत हाल देखते हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर कॉन्स्टेंटली स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जाती है। सेकेंडली जिस तरीके से आरएसएस का बयान आ रहा है कि पाकिस्तान से बात की जाए, और अभी हम देखते हैं कि एक इश्तियाल अंगेज किस्म का बयान आ जाता है, तो आरएसएस वो मैं कहूंगी कि वो एक आला है कि जिसने मोदी को गर्दन से पकड़ा हुआ है। बीजेपी को गर्दन से पकड़ने के लिए आरएसएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस किस्म की इश्तियाल अंगेजी के बयान आते हैं उनके आर्मी चीफ की तरफ से, तो ये एक अपनी हजीमत छुपाने के लिए है। लेकिन उसके अंदर देखने वाली बात यह है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया और जो मुस्तकिल तौर पे हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाए जा रहे हैं, चाहे टीटीपी हो, बीएलए हो, बीवाईसी हो, तो क्या हम एट द मोमेंट उनके साथ बात करेंगे या हम उनसे कोई गारंटीज लेंगे कि आप एक तो सबसे पहले ये आप मान लें कि हमने आपके इतने जहाज गिराए, ऑन रिकॉर्ड माने दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी। पहला तो ये पॉइंट होना चाहिए। सेकेंडली ये कि गारंटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मजीद दहशतगर्दी को नहीं फैलाया जाएगा। ठीक है सिद्रा, इसी को हम जो है वो मज़ीद इसी के ऊपर बात करेंगे और ख्वाजा साहब आपकी तरफ में आऊँगी और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। चूँकि एक आर्मी चीफ़ है किसी भी मुल्क का और वो इस तरह का अगर बयान देता है, उसको क्या कंसीडर करेंगे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ़ और वो ये बयान दे। फिर दूसरा, जिस तरह से उसको जो है वो मुस्तरद किया गया और हमने देखा कि ISPR की जानिब से उसको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को जिस तरह से डिस्कस किया गया, डेफिनेटली उसको कैसे देख रहे हैं और इसकी टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी की लपेट में आ रहा है। हमने बनू, लकी मरवत, बाजोड़ और कोयटा में अभी ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो अगर हम उसको देखें तो ये किसी से ढके छुपे नहीं है। तो सर कैसे देख रहे हैं ये तमाम तर सूरत हाल? अभी देखें, ये जो पिछले वर्ष 10 मई को जो भारत को शिकस्त फ़ौज से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दो चार किया था, तो वो शिकस्त अभी भुला नहीं पाया भारत। हमने 10 मई को एक साल गुजरने के बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क में मार्का हक का जश्न मनाया गया, बड़ी बड़ी तकरीबात भी हुई और इंडिया में एक भी तकरीब नहीं हुई। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ अभी तक
यानी कि शिकस्त की कोई तकरीब नहीं हुआ करती, जश्न की और फातेह लोग तकरीब मनाते हैं। तो अभी उन पर बड़ा दबाव है कि आपने इतना बजट उनके पास है, इतने वसाइल भारतीय अकवाम कौम जो है उन्हें फराहम करती है, तो उनका देख लें कितने अरबों डॉलर बजट है, और पाकिस्तान का बजट देख लें 10वां हिस्सा भी नहीं है। उस फौज के हाथों शिकस्त खाने के बाद तो वो उनकी तिलमिलाहट जो है वो पहले तो हम देखते रहे निचली सतह पर थी, तो बिल आखिर एक बरस बाद उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी फट पड़े हैं, यानी कि बोल पड़े हैं। लेकिन हमारा रद्द-ए-अमल बड़ा मैच्योर है कि हमारे जो ISPR के DG हैं उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, बड़ा ही मैच्योर रद्द-ए-अमल है। और जो बात उन्होंने की है उसी को उन्होंने दोहराया है कि आप कैसी एटमी कुव्वत हैं जो किसी हमसाया मुल्क को कहते हैं कि हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, आपका जोग्राफिया तब्दील कर देंगे, तो कैसे बेहोश लोग हैं आप कि आपका बिल्कुल जोग्राफिया जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो वो भी एटमी मुल्क है, तो अगर आप उनको बम फेंकेंगे तो फिर इसके असरात से और रद्द-ए-अमल से भारत कैसे महफूज रह सकेगा। ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना कह लें इसे, एक मैं समझता हूँ जो प्रेशर उन पर आया है भारतीय फ़ौज के ऊपर कि आप इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद शिकस्त कैसे खा गए हैं, तो उसके रद्द-ए-अमल का इजहार था। और पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ एक स्टेट्समैन की हैसियत से जो रद्द-ए-अमल दिया है, और इस पे जो दुनिया में इस पे बड़ी लहदे हो रही है कि ये एक एटमी मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरह का जो बयान देना है। पाकिस्तान ने तो रद्द-ए-अमल के तौर पर बात की है ना, और वो भी उस बात की वजाहत की है, समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हमसाये पे अटैक करेंगे, अगर एटमी हमला करेंगे तो आप कैसे महफूज रह सकेंगे, और ये पाकिस्तान के पास भी सलाहियत है। तो बहुत ही मैच्योर रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान का। इंडिया के अंदर अभी जिस तरह बात आप कर रही थी कि एक गुफ्तगू के भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो होशमंद लोग हैं, आपने पिछले दिनों एस.ए. दौलत जो हैं भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रा के चीफ हैं, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू में बड़ी शानदार बात की है। उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान को, हम शुरू से सुन रहे हैं पहले रोज से ही, कि टुकड़े कर देंगे, जैसे ये जो बयान था भारतीय आर्मी चीफ का, इसका रिबर्टल तो उनके साबिक रा चीफ ने दे दिया है कि आप कभी पाकिस्तान को टुकड़े नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान से बात करना होगी, ठीक है, हमसाये आप तब्दील नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि जो भारतीय फौज के सिपा सलार हैं वो एस.ए. दौलत जो हैं वो बैकडोर डिप्लोमेसी में भी रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पाकिस्तानी जो ISI के चीफ रहे हैं असद दुरानी, उनके साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है, उस किताब को भी पढ़ लें और उनका इंटरव्यू सुन लें और अपने गिरेबान में झांकें। ये जो बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर जो है वो किसी भी तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। खैर वो उनका एक के लिए प्रॉक्सीज का सिलसिला है, ये भी एक खिफत मटाने की कोशिश है। बिल्कुल सर, और इसमें भी हजीमत का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, के कातलों को इस्तेमाल करके हम वो जो 10 मई की शिकस्त का बदला ले सके, मेरे ख्याल में इसमें भी उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। बिल्कुल मुंह की खाना पड़ेगी। हैदर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि आप जब भी इंडियन मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं तो वो जो एक पर्सनल टॉक्स हैं उसके ऊपर बड़ा जो है वो बिलीव रखते हैं, ना कि अपनी जो उनके अंदर जो एक चीज़ है, एक खला है, उसको पुर करने की कोशिश करें। सो ये तो एक चीज़ है कि भारत ने हमेशा कभी भी अपनी कमी कोताही उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत को महसूस ही नहीं किया। उन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने वोट बैंक को जो है वो मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुद्दी मीडिया का सहारा लिया, और उस पर हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। सो एक तो उसके ऊपर बात कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो बयान दिया गया है, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा हम इसी के ऊपर अगर हैदर आप इसमें इंक्लूड कर दें कि ये जो एक टेररिज्म की न्यू वेव है ये हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि स्पेशली अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये रीग्रुप हो गए हैं या ज़्यादा पावर के साथ आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। देखिए फैज़, एक तो भारतीय आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उन्होंने ज्योग्राफी का हिस्सा रहना है या फिर उनको तारीख का हिस्सा बनना है। ISPR ने बड़ा बेहतरीन उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं
ये बुनियादी तौर पर एक शिकस्त करदा जो एक सरबराह है, ये उसके मुंह से ये स्टेटमेंट आ रही है। और जिस वक्त वो ये बातें कर रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त भारतीय अफवाज के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, जिन लोगों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने ठुकाई की गुज़िश्ता साल, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारा चीफ जो है वो क्या बात कर रहा है, या भारतीय फिजाइया के लोग उस वक्त क्या सोचते होंगे जिस वक्त एपी सिंह एक मेंढक की तरह हाइबरनेशन से निकलते हैं, कभी 6, कभी 5, कभी 13, कभी 10 जहाज पाकिस्तान के गिराने की क्लेम करता है। तो उस वक्त भारतीय फिजाइया में जो उनके पायलट्स हैं वो क्या सोचते होंगे कि हमारा चीफ किस कदर घटिया और झूठा आदमी है कि वो ये इस तरह की बातें करे। तो बुनियादी तौर पर इस तरह की स्टेटमेंट्स जब ऐसे लीडर्स दें तो अपनी फौज का मोराल वो डाउन करते हैं और अपने फौजी के सामने अपनी इज्जत में जो है वो कमी लेकर आते हैं। दूसरा, जहां तक बात है ये जो, और बहरहाल ये जिस तरह के इवेंट में ये सवाल हुआ, ये सवालात जो हैं ये भी प्री प्लान्ड सवालात होते हैं। वो प्लान करके सवाल किया और फिर ये जो उपेंद्र द्विवेदी है ये बुनियादी तौर पर आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ है और ये आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है। तो ये बीजेपी का लैपडॉग है। ये बीजेपी के कहने पर मोदी की सियासत को चमकाने के लिए, सिर्फ ये नहीं, आप भारत के जो पिछले सीडीएस थे जो बिपिन रावत, वो भी यही कुछ करता था। उसने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए मोदी की सियासत को बचाने के लिए। ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता रहा और अब अगला जो उनका सीडीएस आ रहा है जनरल सुब्रमणी, वो भी यही कुछ करता है। बाकी जो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पॉजिटिव बातें हुई हैं, ये एएस दौलत की बात अभी ख्वाजा साहब कर रहे थे जो फॉर्मर रॉ चीफ है। तो एएस दौलत ने एज रॉ चीफ बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की। जो उसने कहा ना कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की कि पाकिस्तान नहीं टूट सकता, क्योंकि एएस दौलत एज रॉ चीफ कोशिश करता रहा बलूचिस्तान के अंदर हालात को खराब करने की। ये बशीर ज़ेब जैसे जो बेगैरत और घटिया लोग हैं, इस तरह के लोगों को पालता रहा ये एएस दौलत एज रॉ चीफ। तो उसको अंदाजा है, उसने जितना काम किया बलूचिस्तान में उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से धूल चटाई है भारत को, उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि वो ऐसी कोई शरारत पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। जहां तक बात पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पीछे भारत है। अगर अफगानिस्तान के थ्रू भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो अफगान हुकूमत भी भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। और अब तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि टेक्नोलॉजी तक वो शेयर करते रहे हैं अफगानियों के साथ कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो इस बॉर्डर को एंगेज करके। और ये मेरे प्रोग्राम के अंदर भारतीय कर्नल शैलेंद्र ने कहा था कि भारत को सूट करता है कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है इस पे एंगेजमेंट रहे, ताकि यहां पर अगर कोई हम लोगों ने काम करना हो तो हमें उस तरह के मसले मसाइल ना हो। तो ये भारत की सोची समझी स्कीम है और उसमें भारत बिल्कुल नाकाम हो रहा है। और हम वो बचपन में सुनते होते थे ना कि किसी लड़के की लड़ाई हो गई तो वो कहता था तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने भाई को लेकर आता हूँ, बड़े भाई को लेकर आता हूँ। तो अफगानिस्तान के मामले में हुआ ये कि इंडिया ने भेज दिया छोटे भाई को, पहले खुद फेंटा खाया, अब वो छोटे भाई को जो है वो फेंटा दिलवा रहे हैं। हम लोग जो है, हमारी लीडरशिप की अप्रोच क्लियर है और उसमें ये क्लैरिटी जब तक रहेगी, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई भी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को लेकर कोई अपनी नेगेटिव अप्रोच को पाकिस्तान में कैरी कर सकता है। और हमारी लीडरशिप क्लियरली, जो हम पहले पेंडुलम की तरह झूलते थे ना कि हम इस ब्लॉक में हैं, अब हम इस ब्लॉक में हैं, तो हमारी लीडरशिप की अप्रोच क्लियर है कि हमारा ब्लॉक एक है, वो पाकिस्तान है। हमारी अप्रोच क्लियर है कि हमने पाकिस्तान की अवाम के मफाद में फैसले करने हैं। और जब अप्रोच की क्लैरिटी ये होगी तो फिर ऐसे घटिया दुश्मन जो हैं वो जैसी मर्जी चालों का इस्तेमाल कर ले, वक्ती तौर पर जरूर हमें उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हमने उनको काउंटर करना शुरू किया तो इनको अपनी नानी दादी याद करने का भी वक्त नहीं देंगे हम। ठीक है। अच्छा सिद्रा, आपकी तरफ आएंगे और इसके ऊपर तो आप ऑलरेडी पहले पॉइंट दे चुकी हैं जो भारतीय आर्मी चीफ का बयान है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान में नो डाउट इस वक्त जो टेररिज्म की एक न्यू लेयर है उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। न्यू वेव जो है वो आ चुकी है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हमने बनू की अगर सूरत हाल देखें, लक्की मरवत की सूरत हाल देखें, फिर बाजोड़ की सूरत हाल देखें, कोयटा की सूरत हाल देखें, तो यहाँ पर जो हैपनिंग्स हुई हैं वो दहशतगर्दी की लहर है। अब क्योंकि अगर सिद्रा इसको देखें तो हमेशा होता ये कि जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा होता है तो अफ़गानिस्तान से ऐसे ही टेरर ग्रुप्स आते हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा था कि बफर जोन्स भी बना दिए गए थे, उसके बावजूद इतनी इसको हम कह सकते हैं कि पावर के साथ, एनर्जी के साथ रीग्रुपिंग क्यों हुई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, हमारी पॉलिसी इतनी नरम क्यों हो जाती है कि एक चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैक पे आती हैं, लेकिन उसी वक्त हम रिलैक्सेशन दे देते हैं और उस
रिलैक्सेशन का जो हमें समरात मिलते हैं वो इस सूरत में मिलते हैं। क्या समझती हैं ये, क्या हम इसको कंसिडर करेंगे ये फेलियर्स हैं, या ये पाकिस्तान की वही एक फ्रेंडशिप जोन को कह लें या रिलैक्सेशन कह लें, क्या कहेंगे इसे? नहीं, कोई रिलैक्सेशन पाकिस्तान की तरफ से अब नहीं दी जा रही। जिस तरीके से मार्का हक के मौके पे डीजी आईएएस पीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और ये जारी रहेगा। लेकिन जिदा जब ईद के रोज में जब बॉर्डर के ऊपर जो है वो सीज फायर किया गया था, उसके बाद तो थोड़ा टाइम के लिए ये चीज़ थमी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से भी स्टार्ट हो गई है। फायजा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया जाता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारी लड़ाई खुदा न खास्ता अफगान अवाम के साथ नहीं है। हमने हमेशा उनको एक भाई का दर्जा दिया है, हमारे दिल में हमेशा उनके लिए हमदर्दी रही है। हमारी जो लड़ाई है वो इस पालतू जो इंडिया के टुकड़ों पे पलने वाली एक इलीगल डिफेक्टो गवर्नमेंट है, मैं तो उसको गवर्नमेंट भी नहीं कहूंगी, एक रजीम है जो इलीगल रजीम है। हमारी लड़ाई बेसिकली उनके साथ है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। थर्डली, आपने बन्नू का जिक्र किया। जब आपके सूबे का अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो एक यात्रा पे निकला हुआ हो और सूबे को छोड़ के कलम तोड़ और इस किस्म की हड़तालें कर रहा हो और आपको सिर्फ और सिर्फ एक शख्स वाहिद के पीछे आप लगे बैठे हो और आपके असेंबलियों के इजलास भी एक ग्राउंड के अंदर मुनक्किद हो रहे हो, तो आप खुद लूपहोल दे देते हैं दहशतगर्दों को। आप खुद जो है वो एक जो सेफ पैसेज जिसको हम कहते हैं कि वो देना शुरू कर देते हैं कि आपके एफसी के नौजवानों के ऊपर, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नौजवानों के ऊपर, आपके सिविलियंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके वैन्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, इमाम बारगाहों के ऊपर जो है वो आके हमले किए जाएं। सेकेंडली, आपने बात की बफर जोन की। हम तो 35 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो अपने अंदर जम करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोगों ने 35 किलोमीटर तक जो है वो ले लिया है। ये अलग बात है कि उसको पाकिस्तान के अंदर शामिल करना ना करना, वो एक अलग डिबेट है जिसके अंदर मैं इस वक्त नहीं जाऊंगी। लेकिन जहां तक बात है ऑपरेशन गजब लिल हक की, वो इस वक्त जारी और सारी है और वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जा चुका है। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि टीटीपी हो या आपकी जो दूसरी गिरोह जो इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी में मुलविस है, हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि वहां पे भी क्लियर डिवाइड आ चुका है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की शहादत हुई है और जिस तरीके से एक दूसरे की अथॉरिटीज को, बशीर ज़ेब की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है, तो अब ये एक दूसरे को काट के मरेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके साथ उसके आगे ही अब टिक नहीं सकेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको देखिए कि आरएसएस का इधर बयान आता है, इधर इनके इंटरनल डिवीजन शुरू हो जाती है। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएसएस पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करता है और वहां पे हम देखते हैं कि एक दूसरे की अथॉरिटी को अपने ही ग्रुप्स के अंदर चैलेंज कर दिया जाता है। अभी तो बहुत सारे जो है वो स्केलेटन्स निकलेंगे इस क्लोजेट में से। अभी आगे देखिए, बहुत मजे का वक्त आने वाला है। मज़े का वक्त आने वाला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक़ में कोई पॉजिटिविटी लेके आए और इस दहशतगर्दी के नासूर से, क्योंकि हम तो जब भी यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो इलाके, वो सेक्टर्स जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ होती हैं तो डेफ़िनेटली उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होता है और ये डेफ़िनेटली एक ऐसा लॉस होता है जिसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, आपकी तरफ में आऊँगी और क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, अब हम कुछ पाकिस्तान के जो अंदरूनी सख्त इशूज़ हैं, जो अवामी इशूज़ हैं, शायद वो काफ़ी टाइम से जो है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही। हैदर साहब, क्योंकि आप प्रोग्राम भी करते हैं तो आप बेहतर अंदाज में जानते होंगे, समझते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो ये है कि बेरोज़गारी, महंगाई, पाकिस्तान की मईशत, उसका बुरा हाल हो चुका है। चूँकि ईद सर के ऊपर है, फिर इसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सूरत हाल अगर देखें, फिर गर्मी की जो सूरत हाल है उसमें बिजली का शॉर्टफॉल, फिर उसके बाद एनर्जी सेक्टर में जो क्राइसिस का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया गया है। और स्पेशली अगर हम मीडिया के ऊपर देखें तो यहाँ पर तो डिस्कशन हो नहीं रही। यहाँ पर जो डिस्कशन है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल इशूज़ हैं या ये जो अभी हम देख रहे हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी जो है, इसका इशू जो है बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्या समझते हैं, हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम इस तरह के इश्यूज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और उनको लाइमलाइट में रखते हैं तो क्या ये इस्लाह के बजाय हम इसको किस तरफ लेके जाएंगे? ज़रा इन दोनों को जो मामलात हैं इनको ज़रा डिस्कस कीजिएगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ख्वाजा साहब, पहले मैं आपसे चाहूँगी और फिर हैदर साहब आपके ऊपर आते हैं। जी बिल्कुल, पिंकी का इशू इस वजह से ज़्यादा उठ गया है कि एक तो वो बड़ा एक मुनज़्ज़म गैंग था और सिंध के 3 घरानों की बात की जा रही है, उनके बच्चे
इस आइस के नशे की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो फिर सिंध में कुछ कुव्वतें मुतहर्रक हुई हैं, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन जो हकीकी इश्यूज़ हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें और बिलखसूस जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और देखिए ऑयल के ऊपर जिस तरह लेवी जो है और दूसरे टैक्सेस मिला लें तो फ़ी लीटर जो है वो 160 रुपए के करीब बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर हुकूमत को बड़ा गौर करना चाहिए। ये कीमतें ज़्यादा देर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो कफ़ायत शारी की जो मुहिम चलाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, तो हमने देखा है कि वो खातर खा कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों मीडिया में ख़बरें छपी हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बजट है वो पहले से भी बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप बोझ डालना है तो अशराफिया पे डालें, एलीट पे डालें। एक रेट है कोई, उसको घर भी फ्री है, उसको बिजली भी फ्री है और पेट्रोल डीजल की भी उसके लिए लिमिट है। जो आम आदमी है, जो प्राइवेट जॉब करने वाला है, वो सारी चीज़ें उसने खुद पे करनी हैं। तो खुदारा इतना बोझ डालिए जितना लोग उठा सकें। कुरान की एक आयत है, सूरत बकरा की आखिरी आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि खुदा भी इंसान पर इतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है। तो हुक्मरानों से दस्त बदस्ता गुजारिश है कि वो अवाम पर इतना बोझ न डालें कि वो बर्दाश्त उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमें पता है, आपने हुर्मुज़ बंद है, आलमी इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन आप जो गरीब तबका है, जो मैं तो कहता हूँ इस वक्त गरीब तो एक तरफ रख दीजिए आप, अभी तो मुतवसत तबके की चीखें निकल रही हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि बजट बनाने के लिए IMF के काम यहाँ आ गए हैं और जो 2 दफ़ा तजवीज़ बना के दी हैं, जो औरंगज़ेब हैं वज़ीर ख़जाना, उसको मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक नई कमेटी बनाई गई है जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना है, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब की सरबराही में। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि लोगों ने आपके नाम पर वोट डाले हैं तो वो लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए आगे बढ़ें। आज के अखबार में उनका बयान भी छपा है कि उन्होंने कहा है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये सारी चीज़ें बयानात की हद तक नहीं होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अशराफिया पर लगाएं टैक्सेस जो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अशराफिया पर टैक्सेस लगाएं और आम आदमी को जो है वो रिलीफ दिया जाए। ये तो काफिले, बड़े बड़े काफिले कम करें उनके। जी ठीक है, काफ़िले जो हैं वो कम करें, इशराफिया पर टैक्सेस लगाएं। और इस हवाले से चूँकि हम हर प्रोग्राम में ही तकरीबन डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कौन लगाएगा, कौन पाबंदियों के ऊपर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैदर साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आसान ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। और ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अवामी इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और उसके ऊपर ख्वाजा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तज़िया दिया। अब आगे बढ़ेंगे, हैदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है। हैदर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो अभी मामला इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर बहस है, कोकीन क्वीन जो है अनमोल पिंकी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हर किस्म का तज़िया हमारे सामने मौजूद है कि वो क्या करती थी, कैसे करती थी। सो इसकी डिटेल्स तो मेरे ख्याल में अब सबको ही मालूम होगी। लेकिन हैदर साहब, आप बताइएगा कि 2014 से लेके 2026 के दौरान जो है वो इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो चल रहा है, फिर उसके बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकी, मुतअद्दिद दफ़ा गिरफ्तारियों के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जाके जो है वो बिल आखिर जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई हुई और उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन इसकी जो कड़ियाँ हैं वो कैसे मिली होंगी, कैसे ये गिरफ्तारी अमल में लाई होगी, और इस पर भी ज़रा नज़र डाल दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, एज अ सहाफ़ी आपको लगता है कि इस तरह की ख़बरों को ज़्यादा लाइमलाइट में रहने देना चाहिए? इससे हम क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, क्या चीज़ स्प्रेड हो रही है बहुत ज़्यादा? देखिए फैज़ा, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं चाहूँगा, जो सिदरा ने अपने पिछले सवाल के जवाब में गुफ्तगू की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा हमारा जो है वो दहशतगर्दी को लेकर, देखें फ्रंट लाइन सूबा है हमारा, सबसे ज़्यादा शहादतें
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी हैं, सबसे ज़्यादा जो शहादतें हैं वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने दी हैं, वहाँ की पुलिस ने दी हैं। लेकिन वहाँ पर हुकूमत का आलम ये है कि उन्होंने अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इमरान खान के नाम पर वोट लेकर ना इमरान खान की रहाई के लिए कुछ करने की अहलियत है उनके अंदर। हर शख्स दूसरे पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने का जो है उसको डाउट है। और सूबे में ब्यूरोक्रेसी का आलम ये है कि लोग ये समझ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर शायद नाअहल आदमी है, उसके आने के बाद जब ये सुहेल अफरीदी आया तो चीजों को अच्छे तरीके से चला लेगा। ये उससे भी ज्यादा मामला को खराब कर चुका है। और जो लोग वहां पर जो ये बातें करते हैं ना, मुख्तलिफ इदारों पर तनकीद करते हैं जी कि ये माइनिंग कर रहे हैं, ये फलाना काम कर रहे हैं, तो वहां पर माइनिंग के नाम पर, इलीगल माइनिंग के ऊपर एक तहसील की असिस्टेंट कमिश्नर को हटाया जाता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है और 4 दिन के बाद उसको पेशावर का असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया जाता है। तो अपनी मर्जी से ये इस तरह की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। और जो टॉपर्स हैं जिनको अच्छी जगह पर बैठना चाहिए उनको दूर दराज इलाकों में फेंक देते हैं। और जो इनके अपने सिफारिशी लोग हैं उनको इन्होंने बड़े शहरों में बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से ना बड़े शहरों का कोई हाल है, ना आप आउटस्कर्ट्स में निकल जाए तो वहां पर कोई पोजीशन है। तो यहाँ पर हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उनको देखना चाहिए कि रोज बैठकर ये चीज सोचने की बजाय कि कल कौन सा डायलॉग मार के हम लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोगों को काम करें सूबे के लोगों के लिए। लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन वहाँ पर तो आप जो बात बता रहे हैं इससे भी मामलात कई आगे हैं। अगर आप उन एरियाज़ में चले जाएं जिनको हम एजेंसीज नाम से कंसीडर करते हैं, वहाँ पर कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप जाते हैं और आपको लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी इलाके में आ चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपकी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसकी तवज्जो ये नहीं है। वो लोग तो ओपनली स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमें लोगों ने वोट ही इमरान खान की राय के लिए दी है, तो वो समझते हैं कि शायद वो इस चीज से बर्रियो जिम्मा है। उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रहाई के लिए रोज एक नया डायलॉग जो है वो अपने लोगों के सामने लेकर आना है, तैयार करना है कि उनकी यही प्रैक्टिस है। लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। बाकी जहां तक बात ये पिंकी के हवाले से, मैंने बहुत इस खबर को फॉलो नहीं किया, लेकिन आपकी तरह मैंने मीडिया पर इसको देखा जरूर है। मैं इसकी डिटेल्स से वाकिफ नहीं हूँ कि इसने क्या कुछ किया है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि अगर 12-14 साल से लोग इसको जानते थे। एक तो मुझे पता चला कि लाहौर में भी कोई पिंकी नामी खातून थी जो इसी तरह की हरकतें करती थी, और ये पिंकी टू नहीं ये और वो और है, वो पुरानी पिंकी है, वो अच्छा। पिंकी है। तो वो भी आजकल पिछले दिनों कुछ लोगों ने अपने पॉडकास्ट में उसका जिक्र किया, तो वो सहाफियों को फोन कर करके पॉडकास्ट डिलीट करवाती रही है, और उसमें भी कुछ बड़े अहम लोगों से सिफारिशें भी करवाती रही जहां पर पॉडकास्ट डिलीट नहीं हुए। तो ये जो पिंकी बहरहाल जहां पर भी हो, मैंने देखा है कि कभी कभी बड़ी बाख्तियार होती है। वो वैसे पिंकी नाम बड़ा फेमस हो गया कि ये सक्सेस। हैदर साहब, ये जो नाम है ना पिंकी, ये पाकिस्तान को लड़ गया तो मैं सिदरा की बात को सेकंड करता हूँ। बाकी पिंकी नाम जो है ना, ये पिछले कुछ सालों से इसने काफी मामला जो है वो अब क्या खैर इधर उधर की है, लेकिन इसकी जो पहले दिन की अदालत की पेशी है और उस वक्त जिस तरह पुलिस ने इसको प्रोटोकॉल के अंदर अदालत में पेश किया, वो बताता है कि इसके पीछे जरूर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो मतलब देखे ना, एक ऐसा आम आदमी वो किसी भी अपने काम के सिलसिले में वहां पर गया हो तो वो रुल जाता है। और ये इतनी बड़ी जिसको आज आप ड्रग क्वीन कह रहे हैं, वो अदालत में पेश होती है, उसकी जो ऑडियो सामने आई है, वो तो समझती थी कि वो रियासत भी वही है, कानून भी वही है, जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा, जो किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं होगी उसको हाथ डाले। तो ख्वाजा साहब ने जो कुछ डिटेल्स बताई है, मैं समझता हूँ कि यही बात है कि अब जब उनके अपने घरों तक बातें आई हैं तो उनको इस चीज का अंदाजा हुआ है कि इसके खिलाफ हैदर, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को बजाय इसकी कि निशानी इबरत बनाया जाए? मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा, हमारे सियासतदान कभी भी अवामी इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं करते। इनके अपने गिरेबान को जब चीज आई है तो इन्होंने इसके खिलाफ भी कुछ किया है, या अगर इसके पीछे कोई और चीज है जो बातें बहुत हो रही हैं तो मैं बहरहाल उससे मतलब बिल्कुल नावाकिफ हूँ। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पिंकी नाम के जो कुछ लोग हैं ना, उन्होंने माजी में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा।
काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और सिद्रा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर इसको देखें कि आपने ऐसी चीज़ों को या ऐसा कोई क्रिमिनल बंदा है उसको आप इस तरह से ब्रांड कर रहे हो और इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जैसे वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो, बजाय इसकी कि आप उसको एक इबरत का निशान बनाओ और आप बताओ कि वाकई इसको जो है वो इबरत का निशान बनाना। क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके, इसी तरह के कई क्रिमिनल पर्सनस जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, ऐसी उनकी पेशियाँ होती थी और फिर उनका जो ज़मानतें हैं वो भी इसी तरह से हो जाती थी, जो कि अब हम देखते हैं कि वो किसी रिकॉर्ड में मौजूद भी नहीं है। सो सिद्रा, आप क्या कहती हैं कि ये कब तक मामला जो है वो ज़मानत की तरफ चला जाएगा, चूँकि इससे पहले भी यही केसेस थे, या आपको लगता है कि वाकई अब मिसाल जो है वो बना दी जाएगी कानून के मुताबिक? सॉरी फायजा, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, दे आर द इवल जीनियसेस, और उन इवल जीनियसेस के पीछे जो है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा दुख की बात है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो देमसेल्फ दे आर स्टैंडिंग। आप ये देखिए कि 14 साल की एक लड़की जो मॉडल बनने के लिए अपने घर से निकल के आती है, जो ड्रामों में अदाकारी करने के लिए निकल के आती है, और वो बच्ची जब एक्सप्लॉइट होती है और एक वकील से शादी करती है, तो वहां पे उसको प्रॉपर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से ड्रग्स और कोकेन बनाई जाती हैं। 2019 में जब उसको अरेस्ट किया जाता है और 7 करोड़ की वो रिश्वत दे के आती है, तो उसी से शादी कर लेती है जिसने उसको अरेस्ट किया था। इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो है वो तमाचा है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कि 7 करोड़ की रिश्वत भी ली और फिर आपने एक ड्रग लेबोरेटरी, जो चलती फिरती ड्रग लेबोरेटरी, उससे शादी भी कर ली। सिमिलरली जब इसके भाई को अरेस्ट किया जाता है और ये लड़की वहां से भाग जाती है, और उसके बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न सामने आता है कि जहां ये अपनी तमाम उंगलियों को तेजाब में डबो देती है कि कहीं किसी तरीके से इसके फिंगरप्रिंट्स ना पकड़े जा सके। तो एक जो पनप रही थी आपके मुआशरे में बुराई के, जहां पे वो इस्लामाबाद का नाम ले रही है, जहाँ पे अपने जो ग्राहक हैं, का नाम ले रही है, कराची का नाम ले रही है, बड़ी पर्सनैलिटीज का नाम ले रही है, कराची का। तो आप ये देखिए कि बहुत बड़े बड़े नाम है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा एक चीज जिस पे मुझे तशवीश है वो ये है कि इस लड़की को, इस खातून को कहीं ड्यूरिंग द अरेस्ट ही मार ना दिया जाए कि मजीद बड़े बड़े नाम निकलने से जो है वो सामने ना आ सके और वो केस जो है वो वहीं पे क्लोज हो जाए। सेकेंडली, हैदर ने जिस तरीके से कहा है कि बाकी जब आग इनके घरों में पहुंची, एक खातून है जिनकी बेटी के अभी पिछले दिनों जो है वो डेथ हुई है, तो मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी जो है वो सियासतदान है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से अब इनके घरों में आग पहुंची है, तो उस आग के पहुंचने के बाद आप एक ड्रग माफिया को डील कर रहे हैं, आप उसके बाद जो है वो एक ड्रग जो नेटवर्क है उसको पकड़ रहे हैं। उससे पहले क्या आप सो रहे थे? क्या आपके हाथ इतने जो है वो कमजोर थे, या आप जो है उसका अपना आप उसके बेनिफिशियरी थे कि जिस तरीके से वो लड़की तो खुल के अब तमाम मामलात को बयान करने के लिए लगी हुई है। थर्डली फायजा, एक चीज बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, आज मैं कुछ सोशल मीडिया देख रही थी कि जहाँ पे ऑल्दो के हमारी नौजवान नस्ल जहन की थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन कुछ रील्स में ऐसी देख रही थी कि जहाँ पे इसको आइडियलाइज किया हुआ था कि 9 to 5 नौकरी में कुछ नहीं रखा, पिंकी जो है वो बन जाओ, और पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे डकी भाई और रजब जैसे नमूनों को आइडियलाइज करते थे, और हर बच्चे का आप देखेंगे अपने 1 से 2 यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे मौजूद है। और अब हालात ये हैं कि इतना उसको ग्लैमराइज करके पिंकी को सामने दिखाया जा रहा है, जहाँ करोड़ों की बातें की जा रही हैं, तो वहां पे अब हमारे बच्चे उसको एक ड्रग माफिया जिसको आइडियलाइज करने बैठ गए हैं, और बिल्कुल ऐसे पिक्चराइज किया जा रहा है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसकी पूरी लाइफ को और पूरी बायोग्राफी को इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है, ना कि उसको एक मिसाल बना दें कि लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन जाए, लेकिन यहाँ पर उसको एक मोटिवेशन के तौर पर भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसके ऊपर काम करने की सख्त अशद ज़रूरत है। सो देखना ये होगा कि ये केस जो है वो कब अपने इख्तिताम की जानिब जाएगा, और इस तरह की केसेस जब भी ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं उसको कब जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर एक मिसाल के तौर पर जो है वो बताया जाएगा, ताकि हम भी ये डिस्कस कर सकें और बाकी भी देखने वाले इसको देख सकें कि वाकई ऐसी चीज़ों का इख्तिताम बहुत ही बुरा होता है। सो बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिबेट हुई है। ख्वाजा मतीन साहब मौजूद थे, हैदर हयात साहब मौजूद थे, सिद्रा ज़ई साहिबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।